एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब फेंगमिंग शाओ शाओ को बताता है कि लुओ ने उसे टाइम कैप्सूल के बारे में बताया है, तो ये सुनकर वो श्योर हो जाती है और उसे बताती है कि शिंग का हार्ट जरूर लुओ को ट्रांसप्लांट किया गया होगा। जो सुनकर फेंगमिंग भी समझ जाता है कि तभी उसे शिंग की चीजों के बारे में पता था। वो अब यहाँ पर शाओ शाओ को बताता है कि जिन लोगों का भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो ज्यादा टाइम तक नहीं जी पाते। जो सुनकर शाओ शाओ घबरा जाती है और जल्दी से लुओ को फोन करती है, पर उसका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके बताती है कि उसे सब पता चल गया है। पर लुओ मैसेज देखकर उसका नंबर डिलीट कर देता है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लिनी को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रही थी, मतलब कि वो भी अब इस सिटी को छोड़कर जा रही थी। जब वो अपनी और शाओ शाओ की फोटो को देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, पर अब वो उतने अच्छे दोस्त नहीं रहे थे। इसके बावजूद भी वो उसकी फोटो को अपने बैग में रख लेती है। इतने में उसे शाओ शाओ का फोन आ जाता है, जो कि उससे लुओ की फ्लाइट की टाइमिंग के बारे में पूछती है, जिसे लिनी बोलती है कि वो नहीं जानती। पर शाओ शाओ कहती है कि उसे लुओ के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब उसके बाद उससे मिलने का आखिरी चांस है। तो लिनी बोलती है कि जिस हाल में वो है वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है। पर शाओ शाओ बोलती है कि मैं फिर भी उसके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए अब लिनी उसे फ्लाइट के बारे में बता देती है। सीन अब यहाँ से लुओ पर आता है, जिसे शाओ शाओ से दूर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बस इतना ही कर सकता था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शाओ शाओ पहुँच जाती है, जिसे आने में लेट हो चुका था और तब तक लुओ से काफी दूर जा चुका था। इसके बाद हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि लुओ के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो ड्रिंक कर रही थी, जिसे योंगी और फेंगमिंग इतना ड्रिंक करने से मना करते हैं, पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। फेंगमिंग कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उससे मिलने के लिए सिंगापुर जाता, ना कि अपना ये हाल करता। पर योंगी बताती है कि लुओ की मॉम शाओ शाओ को उसे कभी भी नहीं मिलने देंगी, जो सुनकर वो रोने लग जाती है। इसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा था। मॉम उसे यहाँ पर अपने हाथों से बनी हुई डिशेस खिलाती है, जो कि लुओ को काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद वो उसे कल हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन लुओ मना कर देता है। वहीं शाओ शाओ ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए योंगी उसे इसके रूम में सुलाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने सपने में शाओ शाओ लुओ के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी ओर लुओ भी शाओ शाओ से दूर होकर काफ़ी बेचैन था। वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। अगले दिन जब मॉम उसके रूम में आती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा हुआ था और ना ही लुओ ने अपनी मेडिसिन खाई थी, जिस पर लुओ कहता है कि इन मेडिसिन से उसकी हेल्थ कंडीशन नहीं बदलने वाली। इधर हम शाओ शाओ के डैड को देखते हैं जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में आते हैं, पर शाओ शाओ वहाँ पर नहीं थी, जिन्हें वहाँ पर उसका दिया हुआ लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो लुओ से मिलने के लिए सिंगापुर जा रही है और बिना बताए जाने के लिए वो उनसे माफ़ी भी मांगती है। सीन अब यहाँ से उर्फिला पर आता है, जो कि यूवाई की रिहर्सल देखने के लिए गई हुई थी, जहाँ वो एक इमोशनल रोमांस ड्रामा के लिए एक्टिंग कर रहा था। ये देखकर उर्फिला उसके लिए तालियां बजाती है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है, लेकिन यूवाई निराश था क्योंकि छोटा आर्टिस्ट होने की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। पर उर्फिला यहाँ पर उसका हौसला बढ़ाती है और उसे अपनी तरफ से बेस्ट एक्टर का सर्टिफिकेट देती है, जो कि उसके लिए वो लाई थी। जिसे यूवाई बताने लग जाता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं उसी वक्त से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसके इस नेचर से उर्फिला भी इम्प्रेस हो जाती है कि उसे लव को रिस्पेक्ट देना आता है। इसके बाद हम लुओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ था। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आकर बताती है कि एक लड़की काफ़ी देर से बाहर आपका इंतज़ार कर रही है और वो लड़की शाओ शाओ थी। जो देखकर लुओ कहता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता और वो उसे वापस भेजने के लिए कहता है, जिसकी ये बात जाकर सर्वेंट शाओ शाओ को बता देती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहता, जो सुनकर शाओ शाओ को काफ़ी बुरा लगता है। अब अगले दिन जब लुओ यांग से मिलता है, जहाँ जांग उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ चोंगक्विंग नहीं लेकर जाता तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता, पर लुओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ड्रिंक करते हुए से मदद मांगता है कि वो किसी तरीके से शाओ शाओ को वापस भेज सके, जिसकी मदद करने के लिए वो मान जाता है। इसके बाद हम बुरोई को देखते हैं जो कि शाओ शाओ का उसके होटल तक पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके पूछने पर वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले इसी होटल में मिले थे। शाओ शाओ को ये बात याद थी और वो समझ गई थी कि लुओ ने उसका पीछा करने के लिए उसे कहा है। तब वो उसे बता देता है कि लुओ चाहता है कि मैं तुम्हें चोंगकिंग वापस भेज दूं। तो शाओ शाओ बोलती है कि मैं इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर बुरोई उसे पैसों का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और उसे अपने और लुओ के बारे में बताती है, जो सब सुनने के बाद वो भी रोने लग जाता है। तो शाओ शाओ पूछती है कि अब भी तुम उसकी मदद करोगे, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है, क्योंकि वो उसकी बात को नहीं टाल सकता था, जो सुनकर वो भी रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ के डैड को देखते हैं जो कि बाकी सभी के साथ लंच कर रहे थे, पर वो लुओ से काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि उसकी वजह से शाओ शाओ को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जो देखकर फेंगमिंग उन्हें लुओ की हार्ट सर्जरी के बारे में बता देता है कि इसी सब की वजह से उसने लिनी के साथ रिलेशनशिप में होने का नाटक किया था। जो बात सुनकर वो भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं।
पर सच जानने के बाद वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि लुओ के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ऐसे में शाओ शाओ को उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब जब फेंगमिंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो डैड बताते हैं कि ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें अपने प्यार को धीरे धीरे मरते हुए देखना पड़ेगा तो वो बर्दाश्त के बाहर होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था। फिर हम बुरोई को देखते हैं जो कि लुओ से मिलकर उसे बताता है कि उसने शाओ शाओ को वापस भेज दिया है, जो सुनकर लुओ को बुरा लगता है, पर ऐसे हालातों में यही करना ठीक था। जिसके बाद वो सिमेट्री में शिंग की ग्रेव पर जाता है, लेकिन वहाँ पर शाओ शाओ आ जाती है, जिसे देखते ही लुओ जाने लगता है, पर वो उसे रोक लेती है और पूछती है कि तुम कब तक इस तरह मुझे अवॉइड करोगे। जिस पर लुओ कहता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, पर शाओ शाओ उसकी ये बात सुनने के लिए नहीं आई थी। तभी अचानक से लुओ की चेस्ट में काफ़ी पेन होने लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर शाओ शाओ काफ़ी घबरा जाती है। अगले सीन में हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लुओ का ट्रीटमेंट चल रहा था। इतने में वहाँ पर लुओ की मौमा जाती है, जो कि शाओ शाओ को यहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार उसको ही मान रही थी। वो उसे बताने लग जाती है कि लोगों के पास 10 से भी कम साल है जीने के लिए और तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स की पड़ी हुई है। ये सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है कि उसके पास इतना कम टाइम बचा हुआ है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं जो बताते हैं कि लोगों की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, इसीलिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए साइन चाहिए होगा। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और मॉम को भी लुओ के लिए साइन करने पड़ते हैं क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ उर्फिला, जो कि अभी भी चोंगिंग में थी, उसे मॉम फोन करके लुओ की कंडीशन के बारे में बताती है, जो सुनकर वो भी काफी घबरा जाती है और जल्दी से सिंगापुर आने के लिए निकल पड़ती है। वहीं ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर इन सभी को बताते हैं कि लुओ फिलहाल खतरे से बाहर है, पर अगर उसे 48 आवर्स में होश नहीं आया तो खतरा काफी बढ़ जाएगा। जो सुनकर सभी टेंशन में आ जाते हैं। इतने में लुओ को बाहर लाया जाता है, जिसे देखकर शाओ शाओ उसके पास चली जाती है और रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, पर मॉम उसे लुओ से दूर रहने के लिए कहती है। शाओ शाओ उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि वो उसे लुओ के पास ही रहने दे, लेकिन मॉम नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है, जो देखकर शाओ शाओ भी रोने लगती है। इसके बाद मॉम लुओ से बात करती है कि उसके बचपन में उन्होंने उसे कभी भी टाइम नहीं दिया और हमेशा ही अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, इसलिए वो उससे प्रॉमिस करती है कि उसके होश आने के बाद वो वैसा ही करेंगी जैसा वो चाहता है। तभी बुरोई वापस आता है, जो कि उन्हें घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो भी बीमार पड़ सकती थी, जिसके लिए मॉम मान जाती है और उसे लुओ की कंडीशन के बारे में हर वक्त बताने के लिए बोलती है। मॉम के जाने के बाद अब बुरोई शाओ शाओ के पास जाता है, जो कि बेंच पर ही सो गई थी। उसे उठाने के बाद वो उसे लुओ से जाकर मिलने के लिए बोलता है, तो शाओ शाओ जल्दी से उसके पास जाती है, जहाँ उसे इस हाल में देखकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो हर वक्त उसके पास आकर उसका साथ देगी, चाहे हालात जो भी हो। तभी शाओ शाओ को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि उसे वापस आने के लिए बोलते हैं, लेकिन लुओ को इस हाल में छोड़कर वो वापस जाने से मना कर देती है और इसके लिए वो उनसे माफ़ी भी मांगती है। जो सुनकर डैड काफ़ी गुस्सा होते हैं और कॉल कट कर देते हैं, पर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फ्यूचर में अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर्सन को याद करते हुए बिता दे जिसे वो पसंद करती है, और वो उससे काफ़ी प्यार करते थे, जो कि वो उसे दिखा नहीं पाए। वहीं हॉस्पिटल में मॉम वापस आ गई थी, जो कि लुओ की रूम से शाओ शाओ को बातें करते हुए सुनने लगती है, जिसमें शाओ शाओ लुओ को बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर शिंग का हार्ट है तो मैं काफ़ी खुश हुई थी कि वो फिर से हमारे पास वापस आ गई और अब तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। वो उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, जिसे तुम्हें होश में आकर पूरा करना ही होगा। जो कहते हुए रोने लग जाती है। ये सारी बातें मॉम भी सुन रही थी, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उन्हें अपने साथ कुछ बात करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ वो उसे एक ऐसे ही सेम केस के बारे में बताते हैं, जिसमें एक पेशेंट का जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसकी कंडीशन भी लुओ की तरह ही थी, लेकिन जब उसने हार्ट डोनर की फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू किया तो उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी सुधर गई थी। इस पर मॉम कहती है कि पर लुओ जब भी शाओ शाओ के साथ होता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से लुओ सिंगापुर से वापस आया है उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, जबकि चोंगिंग में वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहा था। सीना वापस से शाओ शाओ पर आता है, जो कि लुओ को गाना सुनाती है जो कि उसने उसके लिए गाया था, पर उस दिन वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि लुओ अपनी इस हालत में एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात शिंग से होती है, जो कि उसे शाओ शाओ और फेंगमिंग के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने उसका हमेशा साथ दिया, जिसकी वजह से उसने लाइफ में कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। वहीं रियल लाइफ में हम देखते हैं कि लुओ की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं बचा पाते। जो बात जब डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं तो सभी को काफ़ी बड़ा
बड़ा शौक लगता है। शाओ शाओ तो रोते हुए लुओ के पास जाती है और वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि अब लुओ उनके बीच में नहीं है। लेकिन लुओ एक इमेजिनरी वर्ल्ड में था जहाँ पर शिंग उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो फेंगमिंग और शाओ शाओ को उसके लिए हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर लुओ भी उसे प्रॉमिस करता है कि उसके लिए वो ज़रूर उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और वो उसे वापस से अपनी दुनिया में जाने के लिए बोलती है। तभी मीटर में रीडिंग फिर से चलने लग जाती है, जो देखकर शाओ शाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। तभी डॉक्टर आकर सब कुछ चेक करते हैं, जहाँ पर सभी नॉर्मल था और वो बताते हैं कि लुओ की हालत अचानक से काफ़ी सुधर गई है और वो जल्दी ही होश में भी आ जाएगा। जो सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ था इसका कारण डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि मरने के बाद भी लुओ कैसे जिंदा हो गया। तभी मॉम की तबीयत भी यहाँ पर ख़राब होने लगती है क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से रेस्ट नहीं किया था, तो डॉक्टर उन्हें घर जाकर रेस्ट करने की सलाह देते हैं। अगले दिन फिर जब शाओ शाओ लुओ से मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर लुओ नहीं था। उसे वहाँ पर सिर्फ उसका एक लेटर मिलता है जिस पर लाइट हाउस की ड्राइंग करके लुओ ने उसे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो उससे मिलने के लिए लाइट हाउस पर जाती है जहाँ वो शिंग के गिटार के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लुओ को यहाँ पर सही सलामत देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसके लिए वो सॉन्ग कंप्लीट करता है जो कि वो उसे नहीं कर पाया था। अब शाओ शाओ उसे यहाँ पर गले लगा लेती है और बोलती है कि सज़ा के तौर पर तुम्हें ये सॉन्ग मेरे लिए रोज़ गाना होगा, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान जाता है। फिर वो उसे ब्रेसलेट दिखाता है जिसमें अब उसने ग्रे कलर का धागा भी ऐड कर दिया था जो कि उसे रिप्रेजेंट करता था। फिर वो उसी ब्रेसलेट से शाओ शाओ को यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। जो सुनकर लुओ भी खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों उसकी मॉम के साथ खाना खाते हैं। मॉम भी अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ हो गया था कि वो लुओ को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी लुओ उन्हें बताता है कि वो और शाओ शाओ शादी करना चाहते हैं, जो सुनकर मॉम को लगता है कि वो लुओ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने उनसे पूछा भी नहीं। जिस पर शाओ शाओ ने बताती है कि वो आपसे काफ़ी प्यार करता है और मुझे प्रपोज करने के बाद सीधा आपके पास लेकर आया। जो सुनकर मॉम लुओ को अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मॉम उनकी शादी के फैसले से काफ़ी खुश है। फिर वो उसे बताती है कि उर्फिला ने चोंगकिंग जाने से पहले मुझे एक एग्रीमेंट पर साइन करके दिया था कि वो लुओ प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहती, जिसे मैंने फाड़ कर फेंक दिया क्योंकि वो भी मेरी ही बेटी है। जिसके बाद वो उसे लुओ फैमिली की रिंग देती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन उनके पास आती जाती है, ताकि ये रिंग लुओ अपने हाथों से शाओ शाओ को दे सके। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ के डैड को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को काफ़ी मिस कर रहे थे क्योंकि शाओ शाओ भी अब शादी करने वाली थी और वो इस मोमेंट को उनके साथ देखना चाहते थे। उन्हें याद करते हुए वो भी रोने लग जाते हैं। इसी तरह अब लुओ और शाओ शाओ की शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर शाओ शाओ अपनी ब्राइडल ड्रेस में बैठी हुई थी, पर तभी वहाँ पर युवई उसके लिए एक बैग लेकर आता है। जब शाओ शाओ उसे खोलती है तो उसमें उसकी मॉम की ब्राइडल ड्रेस रखी हुई थी जो कि उसके डैड ने उसके लिए भिजवाई थी। ये जानकर शाओ शाओ काफ़ी खुश होती है कि उसके डैड अब उससे नाराज़ नहीं है। फिर युवई उसे मॉम की ड्रेस पहनने के लिए कहता है। वहीं हम लुओ को देखते हैं जिसे उर्फिला रेडी कर रही थी, जिस बीच वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे इस दिन का वेट था कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। जिसके बाद लुओ से उस एग्रीमेंट के बारे में पूछता है जिसमें उसने प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो उर्फिला बोलती है कि मेरे लिए सिर्फ प्यार ही मायने रखता है, ना कि पैसे, और इस वेडिंग में वो उसे हिंचिंग का अकाउंट गिफ्ट कर देती है जिससे वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता था। इसके बाद हम फेंगमिंग और योंगी को देखते हैं जो कि वेडिंग डेकोरेशन में हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर फेंगमिंग उसे बुरोई के बारे में पूछता है क्योंकि लुओ से उसे पता चला था कि स्कूल टाइम में वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने की काफ़ी कोशिश करता था। ये सुनकर योंगी उसे पूछते कि तुम्हें जेलसी हो रही है क्या, जहाँ वो उखड़े हुए मन से उसे ना में जवाब देता है, लेकिन फिर वो उसे साइड में लेकर जाता है और नीज पर बैठकर हाथ आगे करता है। जिस मोमेंट पर योंगी काफ़ी खुश हो जाती है कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, पर वो हार्ट बनाकर कहता है कि हाँ मुझे जलन हो रही है, जो देखकर योंगी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। यहाँ से हम वेडिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर युवई शाओ शाओ को लुओ के पास लेकर आता है, जिन्होंने अपनी शादी में सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को ही बुलाया हुआ था। फिर प्रीस्ट उनकी वेडिंग कराता है, जहाँ पर लुओ शाओ शाओ से कहता है कि भले ही मेरे पास आम लोगों के मुकाबले कम टाइम हो, पर मैं फिर भी तुम्हें हर रोज़ प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जो सुनकर शाओ शाओ काफ़ी खुश होती है और उसे बताती है कि वो भी उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है जितना कि वो उससे करता है। इसी बीच उर्फिला युवई को वार्न करती है कि अगर मेरे भाई को शाओ शाओ ने परेशान किया ना तो इसका बदला मैं तुमसे लूँगी, क्योंकि अब वो मेरे सिस्टर इन लॉ है। तो युवई उससे पूछता है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसके कंधों पर सर रख लेता है क्योंकि वो उसे परस्यू करने की पूरी कोशिश कर रहा था और उर्फिला भी इंटरेस्टेड लग रही थी। फिर शाओ शाओ और लुओ वेडिंग रिंग एक्सचेंज करने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे कि उनकी शादी पूरी हो जाती है और सभी लोग काफ़ी खुश थे। अब चर्च के बाहर शाओ शाओ ब्लेसिंग बुके को अपने हाथों से योंगी को दे देती है क्योंकि वो चाहती थी कि अब वो शादी करे और फेंगमिंग के साथ हमेशा खुश रहे। ये देखकर युवई बोलता है कि तुम्हें एक और बुके लेकर आना चाहिए था ना।
क्योंकि यहाँ पर उर्फिला भी तो है। जो सुनकर सभी लोग उसके लिए खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग साथ में मिलकर बलून्स को हवा में छोड़ देते हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।